हेलो, जैसे कि अनमोल ने पूछा मुझसे कि उसको शेयर करना है ब्रेक कंटिन्यू और 1D एरे के लिए। उसने मुझे बोला कि आप शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, मैं एक लेक्चर उसके लिए थोड़ा सा आप लोग का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उसके लिए मैंने आज की क्लास रखी है। और भी अगर आप लोग को कुछ ऐसा पूछना हो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, और मैं आप लोग को चैट बॉक्स में नहीं तो क्या कहते हैं वैसे आप लोग को बता दूंगी वाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, ये जनरली यूज होते हैं लूप में, है ना, लूप में या कंडीशन में ऐसे यूज होते हैं। तो आ, आप इनको लूप लूप कंट्रोल स्टेटमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, और लूप और ब्रेक दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं एकदम। ठीक है, सो जो ब्रेक है उसमें क्या होगा कि अगर आपका कोई लूप चल रहा है, किसी एक कंडीशन में आपको ब्रेक करना है तो वो ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। बट कंटिन्यू में क्या होगा कि अगर आपने कोई कंडीशन पे कंटिन्यू दिया है, उस कंडीशन पे वो रुकेगा और नेक्स्ट इटरेशन से वापस कंटिन्यू हो जाएगा। सो ये इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, सो कंटिन्यू का कुछ कुछ इस तरीके से फ्लो चार्ट होगा कि लूप की बॉडी स्टार्ट हुई, कंडीशन कहाँ पे कंटिन्यू के लिए देनी है, अगर वो फॉल्स है तो चलता रहेगा लूप, जैसे ही वो ट्रू होगी वैसे ही वो तुरंत तुरंत नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाएगा। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। कंसिडर द सिचुएशन व्हेन यू नीड टू राइट अ प्रोग्राम which prints number 1 to 10 but not 6. ठीक है, it is specified that you have to do this using loop and only one loop is allowed to use. Here comes the uses of continue statement. What we can do here is we can run a loop from 1 to 10. Every time we have to compare the value of iterator with 6. If it is equal to 6, we will use the continue statement to continue to next iteration without printing anything. Otherwise, we will print the value. So, इसको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इसमें क्या किया है कि इंट मेन स्टार्ट हुआ, मेन 1 to 10 प्रिंट करना है, इसलिए लूप चला 1 to 10। ठीक है, 1 से चलाया क्योंकि 1 भी प्रिंट करना है, और 10 तक चलाया क्योंकि 10 टाइम्स चलना है, तो 1 to 10 प्रिंट हो गया। इफ आई इज इक्वल टू 2, इफ आई इज इक्वल टू 6, कंटिन्यू टू नेक्स्ट इटरेशन विदाउट प्रिंटिंग। ठीक है, सो जैसे ही i इज इक्वल टू 6 आएगा कंटिन्यू हो जाएगा, अदरवाइज i प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, सो अगर आप देखोगे आउटपुट में तो यहाँ पे आपको 6 नहीं दिखाई देगा, है ना, क्योंकि ये लूप चलेगा, जब फर्स्ट टाइम चलेगा i की वैल्यू 1 है। ठीक है, 1 है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। i इज इक्वल टू 6 है, नहीं है, कंपेयर किया, नहीं है, प्रिंट हो जाएगा i की वैल्यू 1। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, i की वैल्यू 2 होगी, लूप की वजह से कंडीशन ट्रू है लूप की। यहाँ पे आएंगे, ये जो कंडीशन है इफ की ये फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे रहेगा नहीं, कंटिन्यू पे जाएगा नहीं, एल्स पार्ट पे आएगा, i इज इक्वल टू 2 प्रिंट कर देगा, सॉरी 2 प्रिंट कर देगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा। 5 प्रिंट करते ही नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 6। जैसे ही 6 होगी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, कंटिन्यू, है ना, i इक्वल टू 6 हो गया, कंपेयर किया वैल्यू, हाँ 6 है, तो कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू मतलब ये वापस से नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा, 6 को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को अगर अवॉइड करना हो, है ना, तब उस केस में हम लोग
जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 6 नहीं होगी, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या प्रिंट होगी इसमें, नेक्स्ट वैल्यू जो इसमें प्रिंट होगी वो 6 होगी, सॉरी 7 होगी, फिर 8 होगी, फिर 9 होगी, फिर 10। 10 के बाद लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये इसका आउटपुट जो आप नीचे देख रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट ऐसे ही है ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग हैज फॉलोइंग टू यूज इट। When a break statement is encountered inside a loop, the loop is immediately terminated and the program control resumes to next statement following the loop. It can be used to terminate a case in the switch statement. ठीक है। सो इसमें क्या होगा आपका कि आप स्विच स्टेटमेंट में जनरली इसको यूज करते हो। इफ यू आर यूजिंग नेस्टेड लूप, ब्रेक स्टेटमेंट विल stop the execution of innermost loop, start executing the next line of code after the block। मतलब ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होगा, लूप से क्या हुआ, सॉरी कंटिन्यू से क्या हुआ कि वापस से वो फर्स्ट पोजीशन पे चला गया। ब्रेक से क्या हुआ कि जैसे ही आपने ब्रेक किया तो वो लूप से बाहर आ गया, है ना। और जनरली हम स्विच में ऐसा करते हैं, केस 1 लिखते हैं, फिर अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हम ब्रेक करके स्विच केस से बाहर आ जाते हैं। 1 पे नहीं है, 2 पे है, 3 पे, जहां मैच हुआ वहां पे हमारा कंडीशन फुलफिल हुआ, वहां पे हम वही वाले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, ब्रेक करते हैं, बाहर आ जाते हैं। स्विच में हम जनरली करते हैं, लेकिन हम लूप में भी करते हैं। और लूप में अगर आप नेस्टेड लूप की बात करो, नॉर्मल लूप में तो ये होगा कि कंडीशन जहां पे ब्रेक स्टेटमेंट दिया वहां से लूप बाहर निकल जाएगा, है ना, आप लूप से बाहर आ जाओगे। लेकिन अगर नेस्टेड लूप है और अगर आपने इनर लूप में ब्रेक लगा रखा है, तो जिस कंडीशन पे आपने ब्रेक लगा रखा है वहां से वो बाहर आएगा और आउटर लूप जो होगा वो कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, आउटर लूप की कंडीशन के साथ लूप कंटिन्यू होगा और फिर वो इनर लूप में आएगा। लेकिन ब्रेक से जो है वो लूप से एक बार निकल जाएगा, इनर लूप से। नेक्स्ट टाइम जब आउटर लूप में आओगे आप, तब वो आउटर लूप के साथ इनर लूप में एंटर आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है उससे आप चाहे इफ कंडीशन यूज करो में यूज करो, चाहे आप स्विच में यूज करो, और चाहे आप इसको लूप में यूज करो, ये उस पर्टिकुलर कंडीशन से बाहर निकाल देगा। ठीक है। सो कंडीशनल कोड होगा, अगर ट्रू है कंडीशन, है ना, तो चलता रहेगा लूप, है ना, फॉल्स होती बाहर आ जाएगी। और अगर आपने ब्रेक लगा दिया तो भी बाहर आ जाएगी। ये एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल में इन्होंने क्या किया है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इज इक्वल टू 10, और ए की वैल्यू जो है वो 20 से लेस होनी चाहिए, और ए का इंक्रीमेंट कराया और वैल्यू प्रिंट कराई है। और अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 15 हो जाए तो वो लूप से बाहर आ जाए। तो ग्रेटर देन 15 का मतलब हुआ कि 10 टू 15 तक चलेगा, और 15 से ऊपर 16 होते ही वो बाहर आ जाएगा। ठीक है। सो ये इसका ये है। और उसमें क्या होगा कि पर्टिकुलर कंडीशन पे वो बाहर रहेगा, अदरवाइज पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कंटिन्यू नहीं चलेगा, और नेक्स्ट कंडीशन के लिए, नेक्स्ट वैल्यू के लिए वो फर्स्ट पोजीशन, सॉरी नेक्स्ट इक्वेशन पे चला जाएगा। ये डिफरेंस है। मतलब कंटिन्यू में कंटिन्यू रहेगा लूप, सिर्फ एक जो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपने कंटिन्यू लगाया है सिर्फ वहीं के लिए वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट सिचुएशन से वापस कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन ब्रेक में क्या होगा, जहां आपने ब्रेक दे दिया जिस वैल्यू के लिए, सेट ऑफ वैल्यूज के लिए, वहां से वो बाहर आ जाएगा। ठीक है। सो जनरली हम कंटिन्यू जो है वो पर्टिकुलर कंडीशन के लिए देते हैं। अगर हम जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि आई इज इक्वल टू, इस वाले प्रोग्राम में आई इज इक्वल टू 15, सॉरी ए इज ग्रेटर देन 15 है, और यहाँ पे अगर हम कंटिन्यू लगा दे तो यहाँ कंटिन्यू लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से लूप से बाहर ही निकालना है। तो हम यहाँ क्यों कंटिन्यू लगाएंगे, यहाँ हम ब्रेक ही लगाएंगे। ठीक है। सो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हम ब्रेक और कंटिन्यू को ऑल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं, नहीं, दोनों का यूज अलग अलग है।
वी कैन नॉट यूज कंटिन्यू हियर इंस्टेड ऑफ ब्रेक, ठीक है। सो दूसरा उसने पूछा था कि मैम थोड़ा 1D एरे बता दीजिए। 1D एरे ये होता है आपका कि वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे क्या होता है आपका कि जनरली एरे होता क्या है, एरे होता है कि आपका कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, है ना। मतलब आप इंटीजर को एक साथ रखना चाहते हो और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे रखना चाहते हो, आप फ्लोट की वैल्यूज को रखना चाहते हो या आप कैरेक्टर की वैल्यूज को रखना चाहते हो और कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे सिक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशंस पे रखना चाहते हो, तब आप एरे को यूज करते हो, है ना। क्योंकि अगर मुझे फॉर एग्जांपल 50 बच्चों का फीस का डेटा रखना है तो मुझे 50 वेरिएबल उसके लिए डिक्लेयर करने पड़ेंगे और 50 वेरिएबल की वैल्यूज स्कैन करनी पड़ेगी। कोड बहुत लंबा हो जाएगा, उसको डिबग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर कोई एरर हो जाती है तो, है ना। और ये भी बहुत ही कम्बरसम टास्क है कि हम जो है वो 50 वैल्यूज को स्कैन करें, ठीक है। एरर ढूंढे, ये भी कम्बरसम टास्क है। तो ये सारा अवॉइड हो जाता है आपका जब आप एरे यूज करते हो, है ना। सो एरे में क्या होगा आपका कि एक अगर पहला लोकेशन जो है वो अगर मेमोरी एलोकेशन मेमोरी एड्रेस अगर 1 है तो फिफ्थ जो होगा वो +5 कर दीजिए, वो बन जाएगा, है ना। तो फिफ्थ ही बनेगा, ऑब्वियस है। +4 कर दीजिए, वो फिफ्थ का हो जाएगा, तो फिफ्थ पोजीशन ही होगी। सो एरे जो है आपका मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर कर लेता है ना। एक ही वेरिएबल आपको डिफाइन करना पड़ेगा, बहुत सारे नहीं करने पड़ेंगे। बस इसमें एक चीज रहती है कि आप इसमें इंडेक्स दे देते हो। जैसे आप एक्सेल में टेबल क्रिएट करते हो तो आप क्या करते हो जनरली, एक सीरियल नंबर देते हो जिससे हर बच्चे टैबुलर फॉर्म में डेटा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि किस बच्चे का क्या सीरियल नंबर है ना। सो ऐसे ही हम क्या करते हैं, एरे में भी करते हैं, ठीक है। सो एरे में हम क्या करते हैं, हर एलिमेंट को एक सीरियल नंबर देते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। सो एरे में एलिमेंट्स जो हैं वो इंडेक्स के थ्रू आइडेंटिफाई होंगे, ठीक है। सो उसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है एरे को। सो पहले आप लिखो डेटा टाइप, फिर आप लिखो एरे का नाम और फिर एरे का साइज, ठीक है। स्टोर कैसे रहती है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है उसका। मान लीजिए मेरे पास ये एक एरे है जिसमें कि 7 वैल्यूज हैं, 11, 22, 33, 44, 55, 66 एंड 77, 7 वैल्यूज है। स्टार्ट हुआ वो किसी एक मेमोरी एलोकेशन से स्टार्ट होगा स्टोर होना। तो मान लीजिए 8820 से स्टार्ट हुआ तो एंडिंग किस पे होगी, 8824 पे होगी। अगर आपका सिस्टम 32 बिट है और हायर है तो 4 बाइट्स लेगा इंटीजर। अगर आपका सिस्टम 16 बिट है तो वो लेगा 2 बाइट्स। और जो हम फॉलो करते हैं वो हम 2 बाइट्स का फॉलो करते हैं 16 बिट का। सो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप दोनों तरीके से आंसर लिख के आ जाना, है ना। कि अगर 16 बिट है तो 2 बाइट्स होना चाहिए और अगर 32 बिट्स एंड हायर वर्जन है तो 4 बाइट्स होना चाहिए। बाकी किसी डेटा टाइप के लिए प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के लिए ये थोड़ा सा है, आपको याद रखने वाली चीज है, ठीक है। सो ऑल एरे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई कंटिन्यूअस स्पेस इन मेमोरी, ठीक है। और उनके बीच में 4 बाइट्स का इन्होंने वो दिखाया है डिफरेंस। और इस तरीके से सेव होगा, पहले आपका फर्स्ट डेटा एलिमेंट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। जैसे ही आप एरे डिफाइन कर देते हो, डेफिनेशन दे देते हो एरे की कि एरे का टाइप ये है, एरे का नाम ये और एरे का साइज ये होती है उसकी डेफिनेशन किसी भी एरे की। तो जब आप एरे की डेफिनेशन दे देते हो, है ना, तो एक आपका कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन एलोकेट हो जाता है। तो जब आप उसमें लूप चला देते हो कि मुझे n वैल्यूज तक ही चाहिए, सारे मेमोरी स्पेस में वैल्यू नहीं डालनी है मुझे, कुछ ही वैल्यूज कुछ ही मेमोरी स्पेस में वैल्यू डालनी है, तो बाकी जो रिमेनिंग
एड्रेसेस होते हैं वो आपके रीएलोकेट हो जाते हैं, ठीक है, सॉरी डीएलोकेट हो जाते हैं, मतलब वो फ्री हो जाते हैं और कोई और वेरिएबल के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सो कैसे डिक्लेयर करते हैं मैंने आपको बताया, डेटा टाइप, ठीक है, उसका नाम और उसका साइज। So here we declare an array mark of floating point type and its size is 5, meaning it can hold 5 floating point values. It's important to note that the size and type of an array cannot be changed once it is declared. And how to access? You can access elements of an array by indices in these indexes. So suppose you declare an array mark, है ना, so it start from 0, हमेशा इसकी जो इंडेक्स होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट नहीं होगी। सो अगर आपके पास एलिमेंट 5 है तो इंडेक्स जो होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और 4 तक जाएगी, यानी स्टार्ट होगा लूप 0 से और लेस देन 5 तक जाएगा, ठीक है। सो array have 0 as the first index, not 1, ठीक है। if the size of an array is n, to access last element n-1 index is used, ठीक है। suppose starting address is 0, then address of 1, address of mark starting address of 0 is इसमें डिस्प्ले किया है कि 2120 है, तो नेक्स्ट 2124 होगा, ऐसे ये चलता रहेगा, मतलब 4 बाइट लेगा क्योंकि फ्लोट 4 बाइट लेता है, ठीक है। कैसे इनिशियलाइज करते हैं? सिंपल तरीका इनिशियलाइज करने का, आप उसका टाइप दोगे, एरे का नाम दोगे, उसका साइज दोगे, इधर लिखा हुआ है, देखो आप देख भी सकते हो आराम से, ठीक है। ये इसका टाइप है, ये इसका नाम है, ये इसका साइज है और ये आप इसके एलिमेंट्स दे रहे हो। अगर आपने यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर दिया तो ये स्टैटिकली वर्क करेगा, क्योंकि आप उसको फिर स्कैन नहीं करोगे क्योंकि आपने इनिशियलाइज कर दिया है ना। सो बेटर ये होगा कि आप उसको इनिशियलाइज मत करो, आप उसको डायनामिक रहने दो, आप यूजर से हर बार वैल्यूज लो, है ना। सो अभी इन्होंने तो खैर डिस्प्ले करने के लिए बता दिया है कि मार्क्स 0 इज इक्वल टू 19 होगा, यानी 0 से स्टार्ट होगा इंडेक्स और 4 तक जाएगा, जो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया। मार्क्स 0 19, मार्क्स 1 इंडेक्स पे 10, 2 पे 8, 3 पे 17 एंड 4 पे 9, है ना। कैसे इनपुट आउटपुट होता है? सो इसमें क्या किया है कि प्रोग्राम जो है 5 वैल्यूज को ले रहा है, स्टोर कर रहा है और फिर उसके बाद वो प्रिंट कर रहा है। सो हैश इंक्लूड stdio.h हमारी हेडर फाइल, मेन बॉडी प्रोग्राम की, एक इन्होंने एरे डिक्लेयर करी है इंट डेटा टाइप की, वैल्यूज उस पर्टिकुलर एरे का नाम है, साइज जो है वो उसका 5 है। तो इसमें वैल्यूज जो एरे है वो इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेगी और कितनी वैल्यू स्टोर कर सकती है? 5। तो इंडेक्स क्या रहेगी? 0 to 4। सो प्रिंट, हमने एक मैसेज प्रिंट किया, printf enter 5 integers, so for I is equal to 0, 0 से स्टार्ट हुआ और लेस देन 5 तक जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, जो आपका लूप है वो 0 से स्टार्ट होगा एरे के लिए, है ना, और 5 तक जाएगा। अगर आपने उसको 1 से स्टार्ट कर दिया तो वो फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं वो एक सिंपल ऑपरेशन है एरे का, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। तो अगर प्रोग्राम इस तरीके का कुछ आता है कि ट्रैवर्सिंग ऑफ एन एरे, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू ट्रैवर्स एन एरे, तो आप यही प्रोग्राम लिख कर आओगे। इसमें हमें, ठीक है, इसमें ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन है जिसमें हमें एक
एरे लेनी है और उस एरे में हमें वैल्यू स्कैन करनी है और वैल्यूज प्रिंट करनी है. सो int I is equal to 0 less than 5 I plus plus. स्कैन किया इसने वैल्यूज को, ठीक है, वैल्यूज एरे में, ठीक है. स्कैन किया, स्कैन करने के बाद हमें उसको प्रिंट करना है. तो हमने एक मैसेज दिया डिस्प्लेइंग इंटीजर्स प्रिंटफ के साथ और फिर लूप चला दिया 0 to 5 लेस देन 5 तक और फिर एक एक वैल्यू को प्रिंट कर दिया, है ना. सो ये तो हमने अगर कोई बिगनर है एरे के लिए उसके लिए ये प्रोग्राम ठीक है, लेकिन वैसे हम एक ही लूप में प्रिंट भी कर सकते हैं, सॉरी स्कैन भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं. बट जो बिगनर्स हैं उनके लिए क्या होगा कि कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम प्रीफर किया डिस्प्ले करने के लिए, जिसमें कि स्कैन अलग किया है, प्रिंट अलग किया. एक बार आप स्कैन कर दो, आपको अपनी वैल्यूज पता चल गई आपने क्या वैल्यूज डाली, फिर आप उनको प्रिंट करके देख लो. अगर आप दोनों चीजें साथ में करोगे तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोग के लिए. ठीक है. सो आउटपुट देखो, 5 इंटीजर वैल्यूज डाली, -3 3403, सॉरी 1 -3 3403. सो डिस्प्ले भी यही हुआ 1 -3 3403. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें आप रिवर्स एलिमेंट्स को प्रिंट करिए. रिवर्स का मतलब ये है कि 3 0 34 -3 1 प्रिंट करिए. इंस्टेड ऑफ दिस, है ना, आपको क्या प्रिंट करना है, सॉरी 3 ठीक है, 0 34 -3 1. ये प्रिंट करने के लिए अगर मैं आपको प्रोग्राम दूं तो आप इसको कैसे करेंगे, आप लोग तो पढ़ते ही नहीं है तो करेंगे क्या, है ना. 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है, तब ये प्रोग्राम चेंज हो जाएगा. ठीक है. सो ये चीज आप ध्यान रखना कि अगर रिवर्स ऑफ एन एरे आ जाता है तो आपको कैसे करना है. ठीक है. पर्टिकुलर एलिमेंट भी आप प्रिंट कर सकते हो, उसमें लूप देने की जरूरत नहीं है. आपने स्कैन कर दी सारी वैल्यूज, आप प्रिंट एफ दे दो और पर्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यू डाल दो. ठीक है. तो भी हो सकता है. लाइक अगर आप पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, प्रिंट एफ %d और वैल्यूज 3, ये आपने लिख दिया. तो ये सिर्फ थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगी उसी को प्रिंट करेगा. नहीं 0 1, सॉरी ये चेंज हो गया, 0 1 2 3 0 को प्रिंट करेगा, है ना. ये तो मैं हटा दे रही हूँ. तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखो इंडेक्स का. और ये भी ध्यान रखना कि इसमें भी एम्परसैंड यूज होगा, क्योंकि हर लोकेशन को एड्रेस, हर लोकेशन पे एड्रेस तो चाहिए एक वैल्यू, है ना. सिर्फ स्ट्रिंग में हम एम्परसैंड यूज नहीं करते. ठीक है. दूसरा इन्होंने एक प्रोग्राम मैंने एक प्रोग्राम डिस्प्ले किया, उसमें था कि कैलकुलेट करना एवरेज, कुछ नहीं, सिंपल
एक प्रोग्राम एक सॉरी एरे लिया इंट टाइप का और उसका साइज लिया 10 और 10 वैल्यू अगर मुझे नहीं डालनी है सारी तो मैं यहाँ पे n दे दूंगी, n वैल्यू तक वो जो है वैल्यूज लेगा, है ना। तो n की वैल्यू अगर मान लो मैंने डाल दी 4 तो ये सिर्फ 4 वैल्यूज ही लेगा, बाकी के स्पेस जो होंगे वो फ्री हो जाएंगे एरे के। तो 0 to 3 तक ये लूप चलेगा, है ना। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने 4 का ही लिया है तो 0 to 3 तक चला, स्कैन कर दी वैल्यूज, स्कैन करने के बाद वहीं पे हमने सम भी कर दिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स आई। ठीक है, सो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसको इस तरीके से भी लिख लेना, सम प्लस। ठीक है, तो ऐड करते गए और ऐड करने के बाद ऐड तो हम लूप में ही करेंगे लेकिन एवरेज हम लूप के बाहर निकालेंगे। ठीक है, सो एन यानी जितने हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए थे जिनका सम लिया है उसको डिवाइडेड बाय एन कर देंगे, एवरेज प्रिंट कर देंगे। एवरेज जनरली फ्लोट होना चाहिए, इसमें इंट ले रखा है प्रोग्राम में बट वो सही नहीं है। सो ये आप लोग का ये था कि अनमोल ने पूछा था, मैंने इसको रिपीट कर दिया है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, रन करिए प्रोग्राम्स, रन करके देखिए। ठीक है, सो और जिन बच्चों ने गूगल क्लास नहीं ज्वाइन किया है भाई वो अलाउड नहीं होंगे CIA 2 देने के लिए, दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं उन्हें CIA 1 दिया नहीं है, बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। आप लोग अपने कैरियर से मत खिलवाड़ करो। ठीक है, बाकी सब तो चलो ठीक है, आप लोग मस्ती मजाक सब करो लेकिन कैरियर से खिलवाड़ मत करो। अभी कैरियर से खिलवाड़ करोगे आगे बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है, सो मैं आप लोग की टीचर हूँ, आप लोग की गार्जियन हूँ कॉलेज के लिए। सो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोग को ये चीज़ें समझाऊँ, है ना। बाकी तो आपके पेरेंट्स आपको समझाते ही होंगे, तो आप लोग उनकी बात मानो और पढ़ाई करो। ठीक है, चलो, और ज्वाइन कर लेना, ये ना हो कि आपने ज्वाइन ना किया, है ना, गूगल क्लास। ओके, चलो बाय।